हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज अपने करेंगे बीएसटी में एक टॉपिक, और वो टॉपिक का नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए साथ साथ सब हेडिंग लिखेंगे। आज का टॉपिक है, चैप्टर है, टॉपिक और यू कैन से चैप्टर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो चलिए देखते हैं कि इसका ये क्यों बना और क्या कॉन्सेप्ट है, फीचर्स क्या है, क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो सामान बना रहे हैं, और वो बहुत एसेंशियल सामान बना रहे हैं, और उसका प्रोडक्शन उनको छोड़कर और कोई नहीं कर रहा। ठीक, इनिशियली जब वो सामान बना रहे थे तो सामान अच्छे रेट पे बिक रहा था, मतलब अफोर्डेबल रेट पे, अच्छा क्वालिटी, अच्छा प्राइस पे मिल रहा था। जो लोग थे वो उसको ख़रीद रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एक प्रोड्यूसर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, बाकी जो प्रोड्यूसर्स है वो धीरे धीरे क्या हो गए, कमज़ोर हो गए, और धीरे धीरे उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। अब ध्यान से समझिए कि वो एक प्रोड्यूसर, अब वो एक ही प्रोड्यूसर है जो सामान बना रहा है, और उसके पास अब पूरा पावर है। मार्केट किसके कैप्चर में आ गया? उस इंसान के, उस प्रोड्यूसर के। अब मुझे ये बताइए कि वो क्या करेगा, कि उसको पता है कि उसका कोई कंपटीटर नहीं है, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करे। ज़्यादा प्राइस चार्ज करना मतलब होता है कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन करना। कंज्यूमर को उससे दिक्कत होगा, हो सकता है क्वालिटी ऑफ गुड्स का ख़राब कर दे, प्राइस बढ़ा दे, मनमानी करे अपना। इसको अपन कहते हैं मोनोपोली। क्या कहते हैं? तो उसका मोनोपोली हो जाएगा। मोनोपोली को हिंदी में कहते हैं एक अधिकार, पूरा मार्केट के ऊपर एक आदमी का कब्जा। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पब्लिक होगा परेशान, उसको होगा तकलीफ़। वो अब बेचारा लेना तो चाहता है सामान, लेकिन उसका इतना पैसा खर्च हो रहा है कि उसको फिर तकलीफ़ हो रहा है, वो बाकी चीज़ों में खर्च नहीं कर पा रहा। तो अब क्या होगा? अब कुछ लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि एक काम करते हैं, हम ही लोग मिलकर ये चीज़ का प्रोडक्शन चालू कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये हम लोग एक दूसरे का हेल्प कर पाएंगे, इससे एक दूसरे का बेनिफिट होगा। मिलकर चलो काम करते हैं, ये चीज़ हम लोग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक कोई आदमी अपन को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक, या इस इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए हो सकता है कोई एक्सप्लॉइट ना करे, तो इनिशिएटिव लिया गया कि एक्सप्लॉइटेशन से बचना है, यही हमारा मेन पर्पस था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक दूसरे का अपन हेल्प करते हैं, मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे का काम आएगा, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, और हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना होगा एक सर्टेन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो कोऑपरेटिव, ध्यान से देखेंगे, कोऑपरेटिव जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू टर्म्स, वन इज़ को एंड अदर वन इज़ ऑपरेटिव। यस और नो? तो यहाँ से ध्यान से देखिए, को मीन्स, लिखिए को मीन्स टुगेदर। को का मतलब होता है, को मीन्स टुगेदर, एंड ऑपरेटिव मीन्स टू वर्क, टू वर्क, और ऑपरेट, ऑपरेट वर्ड का मतलब भी काम करना ही होता है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, व्हेन पीपल, group of people comes together, they come together and start a business for their mutual benefit and satisfaction, not because of earning profit. The motive is not earning profit, but the motive is mutual satisfaction. So they cooperate, they work together
to earn or to satisfy their demand, needs and for their own benefits. तो यहाँ अपने आपस में एक दूसरे के बेनिफिट के लिए क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है. ठीक है. तो क्या है ये, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है. तो अगर अपन भाई स्टार्ट करें तो अपने क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखिए. लिखिए द वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ person who join together with the aim of welfare for its members is known as cooperative society. क्या ये डेफिनेशन क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि क्या है कोऑपरेटिव बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी, तो आप बता पाएंगे कि नहीं? ये रहा डेफिनेशन, बता देंगे ना. वॉलेंट्री का मतलब होता है अपने इच्छा से, कोई फोर्स नहीं कर रहा है. जो ग्रुप बनेगा, एसोसिएशन मतलब ग्रुप बनना, तो ग्रुप बनेगा वो अपने इच्छा से बनेगा. लोग स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ग्रुप बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? उनका मकसद होता है क्या करना, एम होता है उनका वेलफेयर. किसका वेलफेयर? अपने मेंबर्स का वेलफेयर. इज इट क्लियर? तो इसके पीछे बेसिक फिलॉसफी क्या है इसके पीछे? तो लिखिए बेसिक फिलॉसफी क्या है. क्या है ये, क्यों बन रहा है? सबसे पहला, इसका पहला जो मुद्दा है वो है सर्विस इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट. इन प्लेस ऑफ, तो प्रॉफिट्स नहीं चाहिए यहाँ पे. ज़रूरी क्या चीज़ है? पहले सर्विस. यहाँ मोटिव क्या है? सर्विस. रेदर देन प्रॉफिट्स, मोटिव इज सर्विस. सेकेंड इज म्यूचुअल हेल्प. म्यूचुअल हेल्प इन प्लेस ऑफ कंपटीशन. यहाँ पे कंपटीशन हमारा मोटिव नहीं होता है, एक दूसरे का हेल्प करना हमारा मोटिव होता है. ठीक है. फिर एक टर्म लिखेंगे सेल्फ हेल्प इन प्लेस ऑफ डिपेंडेंस. अपन दूसरों पे निर्भर नहीं होते, यहाँ कोशिश रहता है हम अपने खुद पे निर्भर हों. सेल्फ हेल्प करें, एक खुद का एक दूसरे का हेल्प करें, ना कि अपने नीड्स के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो जाए. फिर मॉरल सॉलिडैरिटी इन प्लेस ऑफ अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस. Moral solidarity in place of unethical business practices. It has been seen that generally the purpose of the businesses is to earn profit.
सो इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट्स व्हाट बिजनेस डू, दे इन्वॉल्व इनटू अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, मतलब गलत काम करने लगते हैं जो कि सही नहीं है। मोरालिटी यहाँ नहीं दिखने मिलता। मिलावट कर देना, क्वालिटी गलत कर देना, प्राइस ज़्यादा कर देना, घटिया गुड्स देना, ये सब क्या है? ये गलत रास्ता अपना दिया प्रॉफिट कमाने के लिए। वजन कम कर देना, ये सब अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑनेस्टी है। यहाँ पे किस पे फोकस किया जा रहा है? ऑनेस्टी पे। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव है। ठीक है कि नहीं? क्या बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आगे नेक्स्ट अपन इसमें टॉपिक करने वाले हैं वो है फीचर्स। तो लिखिए फीचर्स। तो फीचर्स में सिर्फ मैं टर्म लिखूंगा, आप बताइए क्या उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है? इफ़ येस आई विल एक्सप्लेन, एल्स आप समझ चुके ऑलरेडी। सबसे पहला चीज़ वॉलेंट्री एसोसिएशन। देखो तो कौन है वॉलेंट्री एसोसिएशन। नंबर 2 इज, हाँ कहिए। अच्छा, 1 मिनट रुकिए आप। हाँ थोड़ा सा वेट कीजिए। वॉलेंट्री एसोसिएशन। नंबर 2 इज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। इनका किसी धर्म, जाति और पॉलिटिक्स से कोई लेना देना, न्यूट्रल है, मतलब इन पे उसका कोई फ़र्क, कोई भी मेंबर इसका बन सकता है, कोई इससे इनको मतलब नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसमें क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे जो मेंबर्स है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका आइडेंटिटी अलग अलग है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि तीसरा फीचर क्या था बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या मुझे एक्सप्लेन करना है क्या क्या होता है ये? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके मेंबर्स के बीच में डिफरेंस है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकता है, मेंबर और सोसाइटी में डिफरेंस है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना एक अलग आइडेंटिटी और पहचान होता है। फीचर नंबर 4, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव बताइए। यहाँ पे सर्विस करना मुद्दा है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। इक्वल वोटिंग राइट्स। हाँ, हर एक मेंबर के पास अपना एक वोट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर बिजनेस करने पर सोसाइटी का प्रॉफिट होता है, सरप्लस होता है, भाई प्रॉफिट को हम लोग अभी यहाँ क्या कह रहे हैं? सरप्लस, क्योंकि मोटिव तो प्रॉफिट है नहीं, तो इंस्टेड वी यूज़ द टर्म सरप्लस। तो जो सरप्लस एक्स्ट्रा आया है ना, वो किसके बीच में बढ़ जाएगा? सारे मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी। क्या ये एक्सप्लेन करना होगा? क्या मतलब है इसका? लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करना पड़ेगा मेंबर्स को। ठीक,
गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल बेटा यहाँ पे रहेगा, कुछ रूल्स नियम फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा एक्ट के अंदर गवर्नड होता है, लिख लो, इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट 1912। They have to follow certain rules and regulations established by the government. Is it clear? They will have to follow the rules and regulations which is established by the government. यहाँ पूरी तरीके से आज़ादी नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, कैश ट्रेडिंग। बेटा यहाँ पे जितना भी ट्रेडिंग होने वाला है वो क्या होता है, कैश में होता है। यहाँ कोई क्रेडिट सेल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब यहाँ बैड डेट नहीं होगा। यहाँ जितना भी ट्रांजैक्शन होगा सब किस में होगा, कैश में होगा। पैसा दो सामान लो। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। यहाँ पे कोई भी मेंबर अपना शेयर इजीली फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक कि बाकी सारे मेंबर्स एग्री ना कर जाएं, ठीक। तो उसको अपना शेयर किसको देना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही देना पड़ेगा। तो फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता कि आप अपना भाई को दे दे रहे हो, किसी दोस्त को दे दे रहे हो, ये नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट डे बेटा हमने होमवर्क आपको दिया था ना, क्या क्या था डिफरेंस किसके बीच में, पार्टनरशिप और एलएलपी। अब आप डिफरेंस होमवर्क रखिएगा, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बीच का डिफरेंस आप लोग करेंगे, बुक है तो बुक से भी कर सकते हैं, गूगल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोटिव हमारा चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट इज़ द की, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपका मोटा मोटी काम हो गया। अब अपने सीखेंगे इसका मेरिट्स, फ़ायदा क्या है, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो लिखिए हेडिंग, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव पहला, इजी फॉर्मेशन। इसको भी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करना, कॉम्प्लिकेटेड लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं करना होता है यहाँ पे, ठीक। 10 लोग मिलकर, कम से कम 10 लोग मिलकर आराम से अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी 10 लोग मिलकर, ठीक है। दूसरा पढ़ चुके हैं लिमिटेड लायबिलिटी, फीचर से ही बताए थे ना, मेरिट डीमेरिट निकल सकता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी होता है, मेंबर्स को पर्सनल प्रॉपर्टीज़ नहीं अटैच करना होगा, बेचना होगा। कंटिन्यूटी, अगर किसी मेंबर का डेथ हो जाए तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं होता, वो चलता रहता है। ऐसा हमें नहीं देखने मिलता कहाँ पर,
सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में भी कई बार ऐसा होता है। फिर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब सबके पास, मेंबर्स के पास वोटिंग राइट है, मेंबर मिलकर जो डिसाइड करेंगे बेटा वही होगा। कोई यहाँ पे अपना मनमानी और पावर और वो नहीं दिखा सकता। ओपन मेंबरशिप, कोई भी आ सकता है। ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं होने वाला, कास्ट, क्रीड, रिलीजन या पॉलिटिकल एफिलिएशन के कारण यहाँ पर कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं होने वाला, मतलब सब एक है यहाँ पर। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, या सिर्फ लिख सकते इकोनॉमिकल, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना होता क्योंकि सारा काम तो मेंबर्स ही कर देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट लो होता है। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता, लो कॉस्ट, लो कॉस्ट को कहते हैं इकोनॉमिकल। तो मेंबर्स ही क्योंकि काम करते रहे इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट का कॉस्ट नहीं लगता। और क्योंकि सारा का सारा लेन देन कैश में होता है तो बैड डेट का भी टेंशन नहीं है। तो बैड डेट रिकवरी करने के लिए जो एडिशनल खर्चा होता है उसका नहीं ज़रूरत पड़ता। ठीक है ना। स्टेट असिस्टेंस, स्टेट असिस्टेंस क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बहुत सारा छूट मिलता है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देना पड़ता, टैक्स में कंसेशन रिबेट मिल जाता है। तो गवर्नमेंट ये सारा बेनिफिट्स देता है सो दैट दे कैन ग्रो। कोऑपरेटिव सोसाइटी को सब्सिडाइज्ड रेट पर रॉ मटेरियल मिल सकता है। सब्सिडाइज्ड का मतलब कम दामों पर गवर्नमेंट हेल्प कर दे रहा है कि ठीक है रॉ मटेरियल का नॉर्मल दाम 100 रुपया है, 20 रुपया गवर्नमेंट दे देगा, 80 रुपया का पड़ेगा आपको। तो असिस्टेंस के का मोटिव क्या होता है? ग्रोथ करवाना। क्या करना? ग्रोथ हो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इसीलिए असिस्ट किया जाता है। इंटरनल फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग का मतलब यहाँ पे जो भी पैसा का कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है वो कौन लाएगा? ठीक। प्लस जो प्रॉफिट ये अर्न करेगा ना उसी को वापस से बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देंगे, जो सरप्लस आएगा वो वापस से ही आ जाएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो भी सरप्लस होता है उसका 10% ही बांटते हैं, 10% से ज़्यादा नहीं बांटा जाता। तो प्रॉफिट का, सरप्लस का ज़्यादा हिस्सा कहाँ रह जाता है? बिजनेस में ही रह जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में रह जाता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं? फर्दर डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेते हैं, एक्सपेंशन के लिए। समझ में आई बात? फिर लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है? डिविडेंड को बांटने के बाद, डिविडेंड क्या होता है? सरप्लस का हिस्सा जो मेंबर्स के बीच में बट रहा है। डिविडेंड बांटने के बाद और प्रॉफिट का एक अच्छा खासा पैसा रिजर्व में डालने के बाद, फंड में डालने के बाद, जो भी पैसा बचता है उसको फिर से इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन किस बेसिस पर? जिस बेसिस पर वो डील कर रहे हैं। इट मीन्स जो मेंबर ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। तो जो कोऑपरेटिव से परचेजेस ज़्यादा करेगा उसका शेयर ज़्यादा होगा प्रॉफिट का, भले ही वो कैपिटल कम लगाया हो लेकिन खरीद तो ज़्यादा रहा है, उस हिसाब से उसको बेनिफिट मिलेगा। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जिसने ज़्यादा खरीदा है बेनिफिट, प्रॉफिट का हिस्सा उसको ही ज़्यादा मिलेगा। फिर चीपर एंड बेटर सप्लाई, चीपर एंड बेटर सप्लाई, ये जो प्रोडक्शन करेंगे ना, सर्विस मोटिव है इनका। मेन चीज़ मोटिव क्या है? सर्विस। तो इनका सारा फोकस रहता है मेंबर्स के वेलफेयर में
और इसके लिए ये लोग का जो प्रोडक्ट बनता है क्वालिटी उसका बहुत अच्छा होता है और सस्ते दाम में भी बनाया जाता है ये, ठीक है। सोशल यूटिलिटी, देखिए समाज के लिए ये ज़रूरी है कि नहीं, ये बताइए आप। अभी हमने सीखा कि अगर कोई एक आदमी कोई सारा अधिकार दे देंगे, उसी के पास पावर आ जाएगा चीज़ों को बनाने का, तो वो मोनोपोली हो गया, वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है, कंज्यूमर परेशान हो सकता है, सप्लाई रोक सकता है कि नहीं करेंगे भाई, नहीं चाहिए, नहीं है पैसा, नहीं दोगे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन और कस्टमर कंज्यूमर्स गड़बड़ा जाता है। देयरफॉर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑपरेटिव सोसाइटी बेनिफिशियल है, यस और नो। या लोग एक मेंबर एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, इकोनॉमिक पावर कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट होने नहीं देते हैं, ठीक। अब इसका डीमेरिट्स भी लिखिए, मेरिट्स तो हो गया, अब यहाँ डीमेरिट लिखिए। सबसे पहला लिमिटेड कैपिटल, कैपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, लोग ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लिमिटेड कैपिटल प्रोवाइड कर पाते हैं, क्योंकि जो मेंबर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन कर रहे हैं वो कोई बहुत रिच नहीं होते, आम लोग होते हैं, हम लोग जैसे ही, कि हम लोग मिलकर डिसाइड करते हैं चलो ये करते हैं। तो हर के पास थोड़ी है बहुत बहुत पैसा है, लिमिटेड पैसा है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, भाई क्योंकि हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है, तो क्या हम हाईली प्रोफेशनल मैनेजर्स रख सकते हैं क्या मैनेजमेंट के लिए? मैनेजमेंट करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल्स को रखेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा सैलरी देना पड़ता है, वो हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हो सकता है कि मैनेजमेंट हमारा जो है एफिशिएंट ना हो। फिर है लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ, अब ये पॉइंट देखो लिखा तो रहा है, बुक्स में मेंशन कर दिया जाता है, लेकिन मोटिवेशन तो बेटा कहीं ना कहीं है ही, हर जगह मोटिवेशन प्रॉफिट नहीं होता। यहाँ पे तो सर्विस मोटिव है, तो मोटिवेशन सर्विस भी तो हो सकता है, बट स्टिल यहाँ लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब यही है कि मेंबर्स जो है, क्योंकि उनको रिटर्न ज़रूरी नहीं है कि उनके मेहनत के हिसाब से मिले, तो वो उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते, ग्रोथ के ऊपर दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। इनको जो इंसेंटिव मिलता है वो बहुत कम मिलता है, तो इसीलिए इनके अंदर मोटिव नहीं। भाई सिंपल सा बात है, तुमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तुम ज़्यादा मेहनत करोगे, ऐसा आमतौर पे होता है। हर आदमी किससे मोटिवेट होता है? मनी से ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। तो यहाँ पे वो मनी मोटिवेशन, प्रॉफिट मोटिवेशन नहीं है, बट स्टिल हर इंसान, हर ग्रुप पैसे के लिए ही काम करे, ये भी ज़रूरी। एक दूसरे का हमारा हेल्प हो रहा है, ये भी तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि बाज़ार से चीज़ खरीदते 100 रुपया में आता, हम लोग अपना बना रहे हैं 20 रुपया में बन जा रहा है, तो क्या ये मोटिवेशन नहीं है? ये भी तो मोटिवेशन होता है। स्टिल थोड़ा सा डाउटफुल पॉइंट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर मनी बात करें, प्रॉफिट बात करें, तो यहाँ लैक ऑफ मोटिवेशन है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो जो आदमी मनी से ही ड्रिवन है, फिर उसको यहाँ मोटिवेशन नहीं मिलेगा। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल तो है, बताए ना आपको, आपका अकाउंट्स ऑडिट होगा, ऑडिटर्स जो है वो ऑडिट करेंगे, रिपोर्ट्स सबमिट करेंगे, बताना पड़ेगा क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, क्या सरप्लस हो रहा है, कितना आपका एसेट है, कितना आपका लायबिलिटी है, इस सब का हिसाब किताब देना पड़ता है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता ना, ये तो देखो हर जगह जहाँ पे भी ज़्यादा लोग रहेंगे ना, जहाँ पे लोग हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। तो यहाँ ये भी कॉन्फ्लिक्ट से नहीं बचा, क्योंकि यहाँ लोग ही है ज़्यादा जो काम कर रहे हैं। मेंबर्स के बीच में आपस में क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिस्प्यूट हो जाता है, नहीं ये नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग का टीम बन गया, 10 लोग बोल रहा नहीं होना चाहिए, 12 लोग बोल रहा होना चाहिए,
तो यहाँ अब कैसे उसको रिजॉल्व किया जाएगा? तो बैठ के समझ के समझा करके क्या किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। इसके बाद एक और यहाँ पे डीमेरिट है कि नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यस और नो? यहाँ पर बेटा अपना शेयर या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब शेयर ही है यहाँ, आप अपने लोगों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसको अगर सोसाइटी को छोड़ना है, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना है, तो वो अपना शेयर किसको देगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही दे सकता है। वो किसी और को बेच नहीं सकता। उसको अगर अपना पैसा वापस चाहिए तो सोसाइटी को अपना शेयर दो, सोसाइटी से पैसा लो और जाओ। ऐसा नहीं है कि कोई मिस्टर वाई और जेड को बोल रहा है ठीक है मेरा देखो शेयर 5,000 है, एक काम करो मेरे को 7,000 दो और तुम मेंबर बन जाओ, मेरे बदले तुम। ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगा। फिर है मिसयूज़ ऑफ फंड। मिसयूज़ ऑफ फंड्स कभी कभी यहाँ पर देखने मिला है, बिजनेस का जो मोटिव प्रिंसिपल सिद्धांत होता है फॉलो नहीं करते, तो फंड को मिसयूज़ कर लेते हैं कुछ मेंबर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए। पैसा किसका? सोसाइटी का। यूज़ कौन कर रहा है? कोई आदमी अपने लिए वहाँ का मेंबर यूज़ कर ले रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ के अंदर इसके कारण ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के अंदर प्रॉब्लम आता है। जैसे कि कैश संभालने वाला आदमी है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी तो कोई कैशियर होगा ना, तो कैशियर के पास कंट्रोल है। अब कैश जहाँ रखा है, अगर मान लो उनके पास ही कुछ रहता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, 5-10 लाख का कैश वो लोग अपने बिजनेस में ही रखते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही रखते हैं, तो वो 5-10 हज़ार अपना यूज़ के लिए निकाल लिए। हो सकता है कि वो बाद में वापस ला के डाल दे, लेकिन वो यूज़ तो कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है कि है पैसा सोसाइटी का, यूज़ कौन कर रहा है? मेंबर्स अपना पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। उसके बाद लिमिटेड कंसिडरेशन। मेन मोटिव क्या है? सर्विस। तो यहाँ जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो बड़ा लो अर्न किया जाता है, लो प्रॉफिट अर्न किया जाता है। तो रिटर्न नहीं मिलता। आपने पैसा लगाया तो आप सोचोगे कि मेरे को 15-20% का रिटर्न मिल जाए साल का। रिटर्न का मतलब समझते हो? आपने किसी बिज़नेस में 100 रुपये लगाया, अगर उसका रिटर्न 10% है, इसका मतलब 10% वो बिज़नेस कमा कर दे रहा है। तो 100 तो आपका इंटैक्ट है ही, 10 रुपये एक्स्ट्रा मिला, तो इसको कहते हैं रिटर्न। तो यहाँ रिटर्न क्या है? कम होता है, क्योंकि मोटिव प्रॉफिट है ही नहीं यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना नहीं चाहते, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ रिटर्न क्या है? कम है। कंपैरेटिव टू बिजनेस रिटर्न कम है। रीज़न क्लियर है, यहाँ मोटिव सर्विस है, प्रॉफिट कमाना नहीं। तो क्लियर हो गया? तो अगर मैं पूछूं कि भैया ये किन किन बिजनेस के लिए सूटेबल है, किन बिजनेस के लिए सूटेबल है, तो किन किन के लिए सूटेबल है? मीडियम स्मॉल स्केल के लिए बिजनेस के लिए सूटेबल है। हैंडीक्राफ्ट और रूरल में जो आर्टिस्ट होते हैं ना, कलाकार लोग, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी को घर बनवाना है, पता है महंगा होता है ना, घर बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो सपोज़ कीजिए कि 100 लोग मिलकर एक सोसाइटी बना लिए, वो लोग पैसा इन्वेस्ट करके ज़मीन खरीद के वहाँ अपना मकान बना लिए और सस्ते सस्ते दाम में सबको दे दिए। सुने होंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सुना है ना? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ये क्या है? यहाँ पे जो फ्लैट्स मिल रहा है, जो घर बन रहा है, वो सस्ते में मिलेगा, मार्केट रेट से बड़ा सस्ता मिलता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर कौन रहा है? मेंबर्स ही मिलके कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? अगर एक इंडिविजुअल आदमी सपोज़ कीजिए आज एक फ़्लैट लेने जाता है कहीं पे, या घर लेने जा रहा है, तो उसको मान लो कि 600-700 स्क्वायर फुट का फ्लैट लगभग 20 लाख रुपया में मिलेगा। लेकिन क्या वो फ्लैट बनाने के लिए सच में 20 लाख रुपया उसमें लगा है? नहीं।
उसमें तो प्रोमोटर तगड़ा प्रॉफिट कमा रहा है। तुमको क्या लगता है कि 20 लाख का फ्लैट में तुमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है 20 लाख का है? नहीं ना, लोकेशन का वैल्यू, प्रोमोटर का अच्छा खासा प्रॉफिट। तो अब हुआ क्या, स्मार्ट लोग बोले भाई हम सबको घर चाहिए, लेकिन सबके पास 10-10 लाख रुपया है। क्या 10 लाख रुपया में घर मिलना पॉसिबल है? ये सवाल उठ रहा है? तरीका है? कैसे होगा? 100 लोग आपस में मिल गए, 100 लोगों ने 10-10 लाख रुपया लगाया और एक जगह पर ज़मीन खरीदा, और ज़मीन खरीद कर खुद ही वहाँ पर प्रमोटिंग किया। मतलब लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों को कॉन्ट्रैक्टर लेकर के वहाँ अपना एक अलग अलग फ्लैट्स बना लिए, अपार्टमेंट्स बना लिए। ठीक, 4, 5, 10, 20 बिल्डिंग बना लिया, या 10 बिल्डिंग बना लिया, 10 बिल्डिंग में 10-10 फ्लैट है। ठीक, तो ये जो फ्लैट बनकर रेडी होगा, इसमें किसका ओनरशिप है? सारे 100 मेंबर्स का। आराम से 10 कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स ए बी सी होता है ना, वहाँ पे आप 10 ठो बना लो, वहाँ पे आपको मिल गया आपका 10 लाख रुपए का फ्लैट बनकर रेडी। अब एक आदमी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, कर पाएगा, क्योंकि ज़मीन लेने में बड़ा खर्च होगा। तुम इमेजिन करो 10 लाख इंटू 100 लोग, कितना रुपया हो गया बेटा? 10 लाख इंटू 10, 1 करोड़, 100, 10 करोड़। तो 10 करोड़ में ज़मीन लेकर के मकान बनाया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? हाँ, आप बोलेगा अभी एकदम प्रॉपर पॉश एरिया में मिलेगा, नहीं, मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा दूर पे आपको अपना घर तो मिल जाएगा ना। तो आप बड़े होकर के ये ट्रिक लगा सकते हैं, ये स्कीम यूज़ कर सकते हैं। इससे आपने सीखा, लेकिन यार ज़रूरत क्या है, आपको वो 100 लोगों को ढूंढना होगा जिनको घर की ज़रूरत है। क्योंकि हाँ, झगड़ा क्यों होगा? झगड़ा तो कभी भी हो सकता है। झगड़ा किस चीज़ के लिए होगा? जो लोग अपना 10 लाख लगाकर, उनका एक सपना है घर का, उनके बीच में झगड़ा होने का चांस कम ही है, क्योंकि उनका मकसद बड़ा है ना, उनका मोटिव बड़ा है कि हमको घर मिलेगा, सस्ते में घर मिल रहा। अच्छा, सारा घर का डिज़ाइन एक जैसे ही रखो, आमतौर पे यही होता है। सारा घर का डिज़ाइन जो होगा, स्पेस जो होगा, एरिया डिज़ाइन एक जैसा होगा। हाँ, कोई 20 लाख रुपया दे रहा है तो उसका डबल हो जाएगा एरिया, क्या दिक्कत है ना? तो डिस्प्यूट की बात नहीं है। अब तुम बोले अंदर जो सजाना है भाई, वो तो आपका खर्चा है, आपको फ्लैट बना के जैसे रेडी होता है वो मिल जाएगा। इंटीरियर किसी को 2 लाख का करवाना है करवाए, जिसको नहीं करवाना है ना करवाए, जिसको 5-10 का करवाना है करवाए, वो उसका पर्सनल मैटर। बट घर मिल गया, पॉसिबिलिटी है नहीं है? तो ये चीज़ के ऊपर जो बच्चे देख रहे हैं बेटा, ये समझो आपकी आगे चलकर हो सकता है आप इसको, इस तरीके के बिजनेस को यूज़ कर सको। सिर्फ इसके लिए नहीं है, और भी बहुत तरीके का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आपको बताते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी भी होता है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या होता है? गांव में अपने को पता है, किसान, पुअर फार्मर्स को खेती के लिए कभी बीज चाहिए, कभी ट्रैक्टर चाहिए, बहुत सारा चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लोन लेंगे। उनको क्या चाहिए? क्रेडिट चाहिए। क्रेडिट मतलब उधार चाहिए। तो उधार कहाँ से लेंगे? या तो बैंक से लेंगे, लेकिन ये हो सकता है ना कि सारा फार्मर मिलकर अपना एक ग्रुप टीम बना ले, कि सब खुद अपना एक कोऑपरेटिव बैंक बना ली, सब पैसा वहाँ जमा करेंगे, और उसमें से जिनको ज़रूरत होगा वो पैसा निकाल सकता है, कम ब्याज में निकाल सकता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो ये सारे जगह पे सूटेबिलिटी है। कितने तरीके का कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, तो बस नाम सुनिए, मैं कुछ नोट नहीं करवा रहा, नाम सुनिए, ध्यान रहेगा आपको। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर्स, तो जो कंज्यूमर हैं, आप जो दूध ब्रेड खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये क्या है? कंज्यूमर प्रोडक्ट है। यहाँ पे मिलकर काम करो, ये चीज़ को बनाओ और अपने को बेनिफिट करो, है ना? या मिडल मैन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आप लोग एक ग्रुप बना लिए। अब देखो ध्यान से, इंटरेस्टिंग चीज़ समझो, कैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना। कोई सेलर है, एक्सप्लॉयट कर रहा है, मिडल मैन अपना खा रहा है, आप तक सामान आ रहा है तो महंगा हो जा रहा है। आप लोगों ने एक ग्रुप बना दिया 50-100 लोगों का, और अब आप डायरेक्टली होल सेलर से सामान खरीद रहे हैं।
तो मिडल मैन का कॉन्सेप्ट ख़त्म। एक होलसेलर 100 रुपये में सामान देता है, लेकिन मिडल मैन ख़रीदता है तो उसको वो 110 120 लगा के रिटेलर को देता है। रिटेलर उसमें अपना 10-20 रुपया जोड़ गए, आप तक आते आते वो 100 रुपये का सामान कितने का बन गया? 150 का बन गया, 150 का। अब ये चीज़ 50 रुपया जो एक्स्ट्रा जा रहा है, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? मिडल मैन हटाओ। तो ग्रुप बना करके आप लम सम बड़ा पैसा किससे मंगा ले रहे हैं? सीधा होलसेलर से। ये बच गए आप, 100 रुपया में आ गया आपका। फिर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होता है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का भी मिलकर कर सकते हैं आप। किसान वगैरह जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको मार्केटिंग में भी दिमाग लगाया जा सकता है इसमें। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बता दिया मैंने। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, फार्मिंग को भी यूज़ किया जा सकता है। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब फार्मिंग सोसाइटी का क्या यूज़ है बता सकते हो? छोटा छोटा किसान है, देखो सब गरीब है। अपन क्या कर रहे हैं, सारा किसान मिल के एक साथ आ गया, बोला चलो एक काम करते हैं, अपना 10 खेत 10 लोग जोड़ के एक कर दिए। अब बोले देखो सब ट्रैक्टर यूज़ करता है, तो सब हर एक एक ट्रैक्टर भाड़ा पे ले रहा है, अपना नहीं है। लेकिन जब सारा किसान मिल गया तो मिल कर वो एक ट्रैक्टर ले सकता है, और उस ट्रैक्टर से वो अब 10 खेत जोड़ करके एक हो गया। तो सब जो रिसोर्सेज था उसका यूज़ एफिशिएंटली होने लगेगा, जिससे जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, फार्मिंग बेनिफिशियल होने लगेगा। कॉस्ट कम, तो जब तुम अनाज बेचोगे तो प्रॉफिट फार्मर को आने लगेगा। तो टेक्नोलॉजी का सही यूज़, रिसोर्सेज का सही यूज़, पैसे का सही यूज़ यहाँ पॉसिबल हो पाता है। इज़ इट क्लियर? तो बेटा आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन। अगर इतने के बाद भी अगर किसी को डाउट या इश्यूज़ है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ऑफलाइन क्लास करना है आपको तो आप कोलकाता में हमारे 2 सेंटर हैं, वहाँ कर सकते हो। गूगल आप कर लीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। और कोई ऑनलाइन करना चाहता है तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो गिवन नंबर्स पे कॉल कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।